दोस्तों, कोई शख्स इस बात पे आर्ग्यू कर सकता है कि एक डॉक्टर अपने बच्चों को भी भविष्य में डॉक्टर बनाने को उत्साहित करे या एक बिजनेसमैन के बच्चा आगे चलकर अपने फैमिली की बिजनेस लेगेसी कैरी करने का निर्णय ले। लेकिन इंडिया में ऐसी कई फैमिलीज हैं जिन्होंने जनरेशन बाय जनरेशन अपने घर के बेटों को फौज में भेजकर देश की सेवा की है। लेकिन क्या सेम अप्रोच हमारे देश के पॉलिटिशियंस द्वारा भी फॉलो किया जा सकता है? इसके जवाब में एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी देश को चलाना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं होता। इंडिया जैसे देश को गवर्न करने के लिए न केवल कैंडिडेट को मल्टीपल फ्रंट्स पे खुद को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, बल्कि ऐसी जिम्मेदारियों के लिए हमारे देश को जमीन से जुड़े लीडर्स की जरूरत पड़ती है जिनके कंधे मजबूत हों। फिर इतने डेडिकेटेड और कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए किसी ऐसे लीडर को चुनना कितना जायज है जिसकी पावर और अथॉरिटी केवल इस बात से डिराइव होती है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर परिवार में जन्म लिया है। हमारे देश में आज नेशनल, स्टेट, रीजनल और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को देख सकते हैं, जहां कोई लीडर अपनी कॉम्पिटेंसी प्रॉपर्ली प्रूव किए बिना केवल फैमिली सपोर्ट से इलेक्ट होने में कामयाब होते हैं। नेशनल मीडिया में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नेहरू गांधी का दिया जाता है, जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद से कांग्रेस को लार्जली लीड करते हुए देश को 3 प्राइम मिनिस्टर्स दिए। लेकिन शायद ये इंडिया के डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का केवल एक हिस्सा है जिसे लोग पहचानते हैं। नेहरू गांधी फैमिली के अलावा हमारे देश में कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने फैमिली लेगेसी के कारण राजनीति में अपनी पकड़ बनाई है। दोस्तों, आज इस वीडियो का मकसद देश की इन्हीं पॉलिटिकल डायनेस्टीज से आपको रूबरू कराना है जिन्होंने जनरेशन बाय जनरेशन अक्रॉस फैमिली लाइंस अपने स्टेट और रीजन की पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस डाला है। आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से देश की हालत पे पड़ने वाले इम्पैक्ट पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस में इंडिया में डेमोक्रेसी के ट्रू एक्सपेंशन पे नजर डालेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल डायनेस्टीज की प्रेजेंस इंडिया के क्राउन कहे जाने वाले जम्मू एंड कश्मीर में मिलनी शुरू हो जाती है, जहां अब्दुल्लाज और मुफ्तीज ने कई डिकेड से पॉलिटिकल स्पेस डोमिनेट किया है। यदि अब्दुल्ला फैमिली की बात की जाए तो शेख अब्दुल्ला के समय से लेकर आज तक इस परिवार ने जम्मू एंड कश्मीर को 3 जनरेशंस के दौरान 4 चीफ मिनिस्टर्स दिए हैं। शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की नींव रखते हुए कश्मीर को पहले प्राइम मिनिस्टर और आगे चलकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर सर्व किया। शेख अब्दुल्ला की डेथ के बाद पार्टी और जम्मू कश्मीर की राजनीति की बागडोर उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के हाथों में आई, जो स्टेट को लीड करने के अलावा 2009 से 2014 के बीच यूपीए सेकंड में एक यूनियन मिनिस्टर बने रहे। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं और जम्मू एंड कश्मीर के सीएम रह चुके हैं। दोस्तों, हमारे देश की डायनेस्टी पॉलिटिक्स केवल वर्टिकल लाइंस में न जाते हुए हॉरिजॉन्टल भी स्प्रेड हुई। इसका एक एग्जाम्पल हम 1980s में देख सकते हैं, जब फारूक अब्दुल्ला के ब्रदर इन लॉ गुलाम मोहम्मद शाह को स्टेट का सीएम बनाया गया। इसके अलावा शेख अब्दुल्ला के भाई शेख मुस्तफ़ा कमाल भी जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर रह चुके हैं। साथ ही फारूक अब्दुल्ला के कज़न शेख नाजिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लॉन्गेस्ट सर्विंग सेक्रेटरी जनरल थे, जिन्होंने इस पद को 30 सालों तक होल्ड किया। यदि मुफ्तीज की बात की जाए तो इस परिवार के पैट्रियार्क मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या पीडीपी की नींव रखी। मुफ्ती सईद के अलावा इनकी डॉटर महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की सीएम रह चुकी हैं। सईद के बेटे तसादुक मुफ्ती पॉलिटिक्स में इस परिवार के लेटेस्ट मेंबर हैं। आइए अब हम इंडिया के ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले पंजाब की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे एक नज़र डालते हैं। कहा जाता है कि पंजाब में बादल परिवार ने पॉलिटिक्स को कई डिकेड से डोमिनेट किया है, जिसकी शुरुआत शिरोमणि अकाली दल के फाउंडर और 4 टाइम सीएफ प्रकाश सिंह बादल ने की थी। इनके बेटे सुखबीर सिंह बादल आज पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और 2009 से 2017 के बीच डिप्टी सीएम के तौर पर सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा सुखबीर बादल लोकसभा एमपी रह चुके हैं और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी लेड गवर्नमेंट में इन्होंने कुछ समय के लिए यूनियन मिनिस्टर का रोल भी प्ले किया था। सुखबीर की वाइफ हरसिमरत कौर बादल भटिंडा से 2009 के बाद लगातार 3 बार लोकसभा एमपी रह चुकी हैं और 2020 में फार्म्स लॉ बिल के प्रोटेस्ट में रिजाइन करने से पहले वो मोदी गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर थी। हरसिमरत के भाई बिक्रम सिंह मजीठिया भी पॉलिटिक्स से जुड़े हैं और पंजाब में अकाली दल के रूल के दौरान स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे इंडक्ट हो चुके हैं।
प्रकाश सिंह बादल के भाई गुरदास सिंह बादल भी इस परिवार से पार्लियामेंट में भेजे गए सदस्यों में से एक हैं और इनके बेटे मनप्रीत सिंह बादल भी आज पंजाब पॉलिटिक्स में एक एक्टिव फेस हैं। दोस्तों, यदि पंजाब के भाई कहे जाने वाले हरियाणा की ओर देखें तो यहाँ चौटाला परिवार का राजनीति में दबदबा नजर आता है। इंडियन नेशनल लोक दल के पैट्रियार्क और फॉर्मर सीएम ओम प्रकाश चौटाला इस परिवार के मुख्य सदस्य हैं। यदि ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला की बात की जाए तो अजय लोकसभा, राज्यसभा और हरियाणा लेजिस्लेचर के मेंबर रह चुके हैं। इनकी पत्नी नैना सिंह चौटाला भी हरियाणा की एमएलए रह चुकी हैं। अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला फैमिली लेगेसी को कैरी करते हुए पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम के अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। वहीं ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे अभय चौटाला हरियाणा असेंबली के मेंबर के अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके हैं। दोस्तों, चौटालास के अलावा हरियाणा की राजनीति में हुड्डास की भी अलग पहचान है। रणबीर सिंह हुड्डा द्वारा स्थापित इस लेगेसी को उनके बेटे भूपिंदर सिंह हुड्डा और ग्रैंडसन दीपेंद्र हुड्डा ने कैरी किया है। जहां भूपिंदर हुड्डा ने अपना नाम स्टेट के सीएम के तौर पर दर्ज कराया है, वहीं दीपेंद्र हुड्डा 3 बार लोकसभा मेंबर रहने के अलावा आज कांग्रेस की ओर से राज्यसभा मेंबर हैं। दोस्तों, यदि मिनरल से भरे झारखंड की बात की जाए तो ईयर 2000 में क्रिएटेड इस स्टेट में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ने अपना प्रेजेंस बना लिया है। आज झारखंड के करंट सीएम हेमंत सोरेन जेएमएम हेड शिबू सोरेन के बेटे हैं, जो खुद झारखंड के सीएम रह चुके हैं। हेमंत के भाई दुर्गा सोरेन भी अपनी डेथ से पहले एमएलए थे। दुर्गा सोरेन की लेगेसी को कैरी करते हुए उनकी वाइफ सीता सोरेन आज झारखंड की एक सिटिंग एमएलए हैं। इन सब के अलावा शिबू सोरेन के थर्ड सन बसंत सोरेन जेएमएम यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। तो झारखंड के अलावा बिहार में यादव परिवार का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मौजूद है। बिहार के फॉर्मर सीएम और एक्स यूनियन मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव द्वारा एस्टैब्लिश्ड इस लेगेसी में उनके अलावा परिवार के 4 और सदस्य एक्टिव हैं। लालू की वाइफ रबड़ी देवी बिहार की सीएम रह चुकी हैं। वहीं उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार असेंबली में आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं और आज बिहार असेंबली में एमएलए हैं। दोस्तों, लालू यादव की बेटी मिसा भारती ने भी पॉलिटिक्स में अपनी रुचि दिखाई है और लोकसभा सीट पे इलेक्शंस लड़ चुकी हैं। आइए अब हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में स्थित मेघालय के खूबसूरत स्टेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, संगमा परिवार इस स्टेट के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिलीज में से एक है, जिसकी लेगेसी पूर्णो अगितोक संगमा द्वारा स्थापित की गई थी। स्टेट के सीएम के अलावा पूर्णो संगमा लोकसभा स्पीकर का कार्यभार संभाल चुके हैं। इनकी बेटी अगाथा लोकसभा एमपी के साथ यूपीए सेकंड के दौरान मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुकी हैं। साथ ही पूर्णो संगमा के बेटे कॉनराड संगमा आज मेघालय के सीएम हैं और इनके बड़े भाई जेम्स स्टेट गवर्नमेंट में सीनियर मिनिस्टर हैं। दोस्तों, यदि हम इंडिया के हार्ट कहे जाने वाले मध्य प्रदेश और लैंड ऑफ महाराजास के नाम से विश्व प्रसिद्ध राजस्थान की बात करें तो यहाँ पॉलिटिकल डायनेस्टीज की अलग छाप नजर आती है। राजस्थान के डिप्टी सीएम रह चुके सचिन पायलट लेट राजेश पायलट के बेटे हैं, जो लोकसभा एमपी के अलावा यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। सचिन की मां रमा पायलट ने एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे अपना नाम दर्ज करवाने में कामयाबी हासिल की है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक्टिव सिंधिया परिवार की राजनीति में एक अलग पहचान है। ये परिवार न केवल 2 स्टेट्स बल्कि एक समय में देश के 2 प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज में अपना स्ट्रॉन्गहोल्ड स्टैब्लिश कर चुका है। इस परिवार की मैट्रियार्क विजया राजे सिंधिया प्रोमिनेंट जनसंघ लीडर और बीजेपी लीडर रह चुकी हैं। इनकी डॉटर्स यशोधरा और वसुंधरा राजे ने भी अपनी मां के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए बीजेपी लीडर्स के तौर पे अपनी पहचान बनाई है। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार सीएम रह चुकी हैं और इनके बेटे दुष्यंत राजे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। विजय राजे के सन माधव राव ने फैमिली लाइन से अलग होकर कांग्रेस का हाथ थामा और वो आज पार्टी के एक जाने माने लीडर थे। माधव राव के बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी ज्वाइन करने से पहले कांग्रेस से जुड़े रहे। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा मेंबर होने के अलावा सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं। दोस्तों, भारत में राजनीति की बात हो और यूपी का नाम न लिया जाए, ऐसा शायद होना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही हमारे मन में समाजवादी पार्टी की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल उभर आता है। यूपी के फॉर्मर सीएम मुलायम सिंह यादव द्वारा लेड इस फैमिली में आज सबसे एक्टिव इनके बेटे अखिलेश यादव माने जाते हैं। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव के भाई राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। अखिलेश यादव की वाइफ डिम्पल यादव लोकसभा एमपी रह चुकी हैं और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी आज बीजेपी के बैनर तले
पॉलिटिक्स में अपने पकड़ बना रही हैं। समाजवादी पार्टी के यादव्स के अलावा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की फैमिली भी आज पॉलिटिकली एक्टिव है। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को स्टैब्लिश किया था, जो आज स्टेट के वेस्टर्न पार्ट में इन्फ्लुएंशियल दिखती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने के अलावा अजीत सिंह कई सेंट्रल गवर्नमेंट्स में मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके बेटे जयंत चौधरी भी एक एक्टिव पॉलिटिशियन है और 2009 से 2014 के बीच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। दोस्तों, ये रही इंडिया के हार्टलैंड की बात। आइए अब डेक्कन की ओर अपना रुख करते हैं। यदि महाराज शिवाजी की धरती महाराष्ट्र की बात की जाए तो इस स्टेट की पॉलिटिक्स में कई परिवारों का वर्चस्व है। आइए शुरुआत करते हैं शिवसेना से। बाल ठाकरे द्वारा स्टैब्लिश शिवसेना एक स्टॉच प्रो मराठी पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है। आज शिवसेना को बाल ठाकरे के सन उद्धव ठाकरे लीड कर रहे हैं, जो स्टेट के सीएम भी हैं। बाल ठाकरे के नेफ्यू राज ठाकरे ने 2006 में पार्टी से अलग होते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था और वो आज भी पॉलिटिकली एक्टिव हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के सन आदित्य ठाकरे आज एक एमएलए के साथ स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं। दोस्तों, ठाकरे फैमिली के अलावा महाराष्ट्र में पवार्स की भी पकड़ मानी जाती है। इस फैमिली के लीडर और एनसीपी फाउंडर शरद पवार महाराष्ट्र के मल्टीपल टर्म्स में सीएम रह चुके हैं और इन्होंने यूनियन मिनिस्टर के तौर पे भी सर्व किया है। इनकी बेटी सुप्रिया सुले कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं और आज वो पार्लियामेंट में बारामती सीट रिप्रेजेंट कर रही है। शरद पवार के नेफ्यू अजीत पवार महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तहत फॉर्म्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट में डिप्टी सीएम के तौर पे इंडक्टेड है। दोस्तों, इन फैमिलीज के अलावा महाराष्ट्र में बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे की फैमिली एक जाना माना नाम है। गोपीनाथ मुंडे 5 टाइम एमएलए रह चुके थे, जिन्हें उनकी डेथ के एक वीक पहले यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे इंडक्ट किया गया था। इनके ब्रदर इन लॉ प्रमोद महाजन भी अपनी डेथ से पहले एक सीनियर बीजेपी लीडर थे। आज गोपीनाथ मुंडे की 2 बेटियां प्रीतम और पंकजा पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। जहां एक और प्रीतम मुंडे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वहीं पंकजा मुंडे स्टेट की कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं। गोपीनाथ मुंडे के भाई पंडितराव मुंडे भी पहले बीजेपी के साथ पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने एनसीपी के साथ अपना रिश्ता जोड़ा। आज पंडितराव मुंडे के बेटे धनंजय मुंडे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं। इन सब के अलावा प्रमोद महाजन की डॉक्टर पूनम महाजन भी आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे इलेक्टेड हैं। दोस्तों, यदि आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो सबसे पहला नाम नंदामुरी तराका रामाराव या एनटीआर का आता है। एनटीआर ने 1982 में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर एनटीआर के सन इन लॉ चंद्रबाबू नायडू ने टेक ओवर किया। चंद्रबाबू नायडू आज आंध्र प्रदेश असेंबली में मेन लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। चंद्रबाबू नायडू द्वारा टीडीपी के टेक ओवर के बाद एनटीआर के सन हरि कृष्णा लेजिस्लेटर और दूसरे सन इन लॉ डी वेंकटेश्वर राव मिनिस्टर बनाए गए। इसके अलावा एनटीआर की वाइफ लक्ष्मी पार्वती ने भी पॉलिटिक्स में अपने हाथ आजमाए। एनटीआर के बेटे नंदामुरी बालाकृष्णा, जिन्हें पॉपुलरली बलाया के नाम से जाना जाता है, एक एक्टर टर्न पॉलिटिशियन है जो स्टेट असेंबली में एमएलए के तौर पर सर्व कर रहे हैं। साथ ही एनटीआर के दूसरे बेटे नंदामुरी हरि कृष्णा एमएलए और स्टेट मिनिस्टर के अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। एनटीआर की डॉटर दग्गुबती पुरंडेश्वरी फैमिली की एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। इनिशियली कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ये 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होने के बाद आज बीजेपी के साथ हैं। इन सब के अलावा तेलुगु देशम पार्टी आज चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश अपने फादर की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए देखे जा सकते हैं। आइए चलते हैं अब फर्दर साउथ की ओर। दोस्तों, कर्नाटका में देवेगौड़ा फैमिली को अक्सर अप्पा मकल्ला पक्ष यानी फैमिलीज इन पार्टी कहा जाता है। इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और जनता दल सेक्युलर के चीफ एचडी देवेगौड़ा और इनके बेटे आज स्टेट की पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंशियल माने जाते हैं। देवेगौड़ा ने हमेशा अपनी इमेज एक हम्बल फार्मर की बनाए रखी, जिसे उनके बेटे और कर्नाटका के एक्स सीएम एचडी कुमारस्वामी और स्टेट मिनिस्टर रहे एचडी रेवन्ना ने कंटिन्यू किया। एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन फाइट कर चुके हैं और रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। दोस्तों, कुमारस्वामी की वाइफ अनीता आज कर्नाटका में एमएलए हैं और रेवन्ना की वाइफ भवानी ने 2016 में हसन जिला पंचायत इलेक्शंस जीतकर पॉलिटिक्स में एंट्री की है। देवेगौड़ा फैमिली के अलावा कर्नाटका में बीजेपी के सबसे बड़े लीडर और एक्स सीएम बीएस येदियुरप्पा की फैमिली भी पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंशियल मानी जाती है। बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्रा और बीवाई विजेंद्रा पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। बीवाई राघवेंद्रा फॉर्मर एमएलए के अलावा आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वहीं बीवाई विजेंद्रा आज बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं।
दोस्तों अंत में यदि तमिलनाडु की बात की जाए तो इस स्टेट में मुथवेल करुणानिधि की फैमिली को डायनेस्टी पॉलिटिक्स का क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल माना जाता है। द्रविड़ा मुनेत्रा काजागम या डीएमके के पैट्रियार्क लेट करुणानिधि स्टेट के 5 टाइम्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। करुणानिधि के सन एमके अलागिरी यूनियन मिनिस्टर के तौर पे इंडक्ट हो चुके हैं। 2014 में इन्हें एंटी पार्टीज एक्टिविटीज के कारण डीएमके से एक्सपेल कर दिया गया था। करुणानिधि के सन एमके स्टैलिन आज डीएमके के लीडर और स्टेट के सीएम हैं। वहीं करुणानिधि की डॉटर कानीमोझी 2007 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। साथ ही इनके नेफ्यू मुरासोली मरन और ग्रैंड नेफ्यू दयानिधि मरन यूनियन मिनिस्टर के तौर पे सर्व कर चुके हैं। दोस्तों यदि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने हमारे देश में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा कारण पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लाई करने वाले ऑर्गेनाइजेशनल फ्लॉज हैं। न केवल हमारे देश की कई पॉलिटिकल पार्टीज में इनर पार्टी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ज़्यादातर पार्टीज किसी आइडियोलॉजी को सर्व करने की जगह एक पॉलिटिकल फैमिली के इर्द गिर्द बनी हुई होती हैं। इस बेसिक फ्लॉ के कारण किसी पॉलिटिकल पार्टी का कॉम्पिटेंट मेंबर बिना उस फैमिली के सपोर्ट के लीडरशिप एज्यूम नहीं कर पाता। साथ ही डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रही पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी का एब्सेंस एक्सपर्ट्स द्वारा देश की ओवरऑल पॉलिटिक्स के लिए एक सीवियर ड्रॉबैक बताया जाता है। क्रिटिक्स का कहना है कि फैमिलीज के अराउंड बिल्ड पार्टीज के लीडर्स कभी अपनी फैमिली के बाहर कोई अल्टरनेट लीडरशिप इमर्ज नहीं होने देते, जो आगे चलकर उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर सके, और इस तरह पार्टी की लीडरशिप उसी फैमिली में बनी रहती है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि पार्टी वर्कर्स के अलायंस भी आइडियोलॉजी की जगह किसी एक फैमिली से जुड़ी होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक फंडामेंटल डेमोक्रेसी को हट करती है। यह हो सकता है किसी पार्टी को एक आइडियोलॉजी के तहत फॉर्म किया गया हो, लेकिन डायनेस्ट के प्रेजेंस में समय के साथ वो पार्टी केवल फैमिली की गाइडिंग फोर्स पर चलती हुई नजर आती है। दोस्तों इन सबके साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डायनेस्ट की पॉपुलैरिटी, फैमिली एक्सपीरियंस, बेटर एक्सेस टू अलाइज और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी उन्हें पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल बनाती हैं। इन्हीं कारणों की वजह से देश में एंटी डायनेस्टी पॉलिटिक्स के एनवायरनमेंट के बावजूद लोकसभा के लगभग 30% न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स किसी न किसी पॉलिटिकल फैमिली से जुड़े हुए थे। ये आंकड़ा किसी एक पार्टी की डायनेस्टी को नहीं, बल्कि देश भर की पॉलिटिकल डायनेस्टीज के इम्पैक्ट को शो करता है। परिवारवाद के इस चलन ने न केवल हमारे देश के कई एलिजिबल लीडर्स को पॉलिटिकल फ्रंट पे खुद को आगे लाने से नाकामयाब साबित किया है, बल्कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के राइज ने इंडिया में डेवलपमेंट लेड पॉलिटिक्स की जगह वेलफेयर पॉलिटिक्स को एस्टैब्लिश किया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार जहां एक और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स सोसाइटी के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए की जाती है, वहीं वेलफेयर पॉलिटिक्स उन इश्यूज को डायरेक्टली एड्रेस न करते हुए वोटर्स के बीच वेलफेयर स्कीम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। इसके अलावा कई पॉलिटिकल फैमिलीज में ये ट्रेंड देखा गया है कि फैमिली मेंबर्स यदि पार्टी में दिए गए पोजीशन या पॉलिटिकल पावर से सेटिस्फाई नहीं होते तो उनके लिए दूसरी पार्टी क्रिएट करना या अपोजिंग पार्टी के साथ जुड़ जाना आम बात होती है। इन सारी स्ट्रेटजीज का इम्पैक्ट ये होता है कि भले ही वो डायनेस्टिक पॉलिटिशियन किसी तरह से सत्ता में बना रहता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट देश की आम जनता को उठाना पड़ता है। दोस्तों इकोनॉमिस्ट मेनकूर ऑल्सन ने डायनेस्ट पॉलिटिशियन को स्टेशनरी बैंडिट्स से कंपेयर किया है, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के अगेंस्ट जनता से अपनी डायनेस्टी के लिए लॉयल्टी चाहता है। वो डायनेस्ट पॉलिटिशियन की चाहत होती है कि इसके द्वारा किए गए काम का फायदा उसकी फैमिली के आने वाले जनरेशन्स को मिले। लेकिन इन सारे फ्लॉज के बावजूद हम इस बात को भी देख सकते हैं कि आज हमारे देश की जनता कई मायनों में पॉलिटिकल डायनेस्टीज के अगेंस्ट खड़ी होती नजर आ रही है। कई चुनाव में ये देखा गया है कि जनता ने किसी पॉलिटिकल फैमिली को सपोर्ट करने की जगह अपनी नीड्स और लीडर की कैपेबिलिटी को देख लीडर्स इलेक्ट किए। कोई डायनेस्टी चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल हो जाए, डेमोक्रेसी में यदि उनके वोटर्स उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएं तो वो चाह कर भी पॉलिटिकल मैंडेट को बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये थी एक केस स्टडी इंडिया में स्टेट वाइज और रीजन वाइज पॉलिटिकल डायनेस्टीज की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कैसे इस पॉलिटिकल डायनेस्ट इकोसिस्टम को रोका जा सकता है, या फिर इसे इवन रोकने की जरूरत है भी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।